हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में हम बात कर रहे हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स पर, जहां आज के इस लेक्चर से हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होने वाले डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मेथड्स में से पहला और सबसे सिंपल जो मेथड है वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक, जिसे इस लेक्चर में हमें विद एग्जांपल्स कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक मोटिव है, जो अल्टीमेट पर्पस है, वो ये है, हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन्स में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि मशीन्स को बिल्कुल इंसान ही की तरह इंटेलिजेंट बनाएं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक जो मेजर फैक्टर है वो है नॉलेज। अगर हम नॉलेज की बात करें तो अगर हम ह्यूमन की फॉर एग्जांपल बात करें तो ह्यूमन नॉलेज कैसे गेन करते हैं? ह्यूमन अपनी एजुकेशन से नॉलेज को गेन करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से नॉलेज को गेन करते हैं, फिर अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, उस नॉलेज को यूज़ करते हुए, इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है? आपकी नॉलेज को यूज़ करने की एबिलिटी है, जिसको इस्तेमाल करते हुए ह्यूमंस प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर हम नॉलेज को देखें मशीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। नॉलेज बेसिकली वो प्रोसेस्ड और अंडरस्टूड इंफॉर्मेशन है जो हम मशीन में स्टोर करते हैं। फिर उसकी बेस के ऊपर जो मशीन है वो फर्दर कंक्लूड करती है, वो डिसीजंस लेती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, वो अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सराउंडिंग को समझती है। अब यहाँ पर जो की फैक्टर है वो ये है कि हमने जो नॉलेज स्टोर किया मशीन के अंदर वो एक्यूरेट होना चाहिए। अब नॉलेज स्टोर करने का ही जो प्रोसेस है वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। तो अल्टीमेटली जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि हमने मशीन में जो नॉलेज रिप्रेजेंट करना है, जो नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए। उसमें साइंटेक्स, सिमेंटिक किसी किस्म के एरर नहीं होने चाहिए। तभी हमको जो आउटकम्स मिलेंगी वो बेहतर मिलेंगी, वो हमारी उम्मीद के मुताबिक हमको मिलेंगी। अगर हम नॉलेज को रिप्रेजेंट ही रॉन्ग कर देंगे तो मशीन्स उसके मुताबिक ही कंक्लूजन करेगी और फर्दर डिसीजन मेकिंग करेगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और रिजल्ट्स हमको ठीक नहीं मिलेंगे। बेसिकली ये जो सारी बात मैंने आपको बताई, इस बात को बताने का मकसद ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हम जो प्रोपोजिशनल लॉजिक समझने जा रहे हैं, इसको समझने में हमारे इंटेंशन क्या है। तो हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि नॉलेज को मशीन में, इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस नॉलेज को, प्रोसेस इंफॉर्मेशन को मशीन में स्टोर कैसे करना है। अगर एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, तो मशीन्स उनकी बेस के ऊपर कैसे कंक्लूड करेगी और फर्दर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, फर्दर कैसे एक्शन लेगी। बेसिकली ये हमारी इंटेंशन है इस टॉपिक को समझने की। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक को समझते हैं। अगर प्रोपोजिशनल लॉजिक में वर्ड लॉजिक के मीनिंग को हम समझें तो उर्दू में लॉजिक बोला जाता है मंतक को, और प्रोपोजिशन बोला जाता है स्टेटमेंट को, सेंटेंस को। प्रोपोजिशन की एक डिटेल्ड डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आपने यही लिखनी है अगर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। प्रोपोजिशन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी फैक्ट को डिक्लेयर कर रहा होता है, दैट आइदर ट्रू, जो या तो ट्रू हो सकता है, और फॉल्स, या फॉल्स हो सकता है, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों ही नहीं हो सकता। मतलब एक टाइम में वो ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता। या तो वो सेंटेंस या स्टेटमेंट ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये जो सेंटेंस मैंने बोला ये या तो ट्रू है या फॉल्स है, एक ही टाइम में दोनों नहीं हो सकते। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये प्रोपोजिशन है। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं इट इज रेनिंग,
तो या तो ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं बोल सकता हूं इट इज अ सनी डे, या तो ये ट्रू है या ये फॉल्स है, तो ये क्या होगा, ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये प्रोपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलता हूं शट द डोर, ओपन द डोर, तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो सेंटेंस मैंने बोला, ये ट्रू और फॉल्स वाली इसमें कहानी नहीं है। मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि दरवाजे को बंद कर दो, खोल दो, तो ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। मैंने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स यहां पर लिखे हुए हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। फॉर एग्जाम्पल लाहौर इज सिटी ऑफ पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान का शहर है, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये अगर ट्रू है फॉर एग्जाम्पल, तो बेसिकली ये क्या है, हमारा प्रोपोजिशन है। 1 + 2 = 3 अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं जिसका जो आंसर है या जो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, तो वो भी एक प्रोपोजिशन है, ये भी एक प्रोपोजिशन है। द कॉफी इज हॉट, ये भी एक प्रोपोजिशन है, सिंपल। यू इंटर्ड द करेक्ट पिन, आपने ठीक पिन इंटर किया, ट्रू या फॉल्स, एग्जैक्टली ये भी क्या है, प्रोपोजिशन है। द टेम्परेचर इज अबव 32, टेम्परेचर 32 से ज्यादा है, एग्जैक्टली ये भी प्रोपोजिशन है। द AC इज टर्न्ड ऑन, या तो वो ऑन हो सकता है या नहीं हो सकता, मीन्स ट्रू या फॉल्स में ये सेंटेंस होगा, तो ये भी प्रोपोजिशन है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से लिखूं x + 3 = 20, तो इस सेंटेंस को मैं फिलहाल के लिए प्रोपोजिशन नहीं बोल सकता। तब तक नहीं बोल सकता जब तक मेरे पास x की वैल्यू का मुझको पता नहीं होगा। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है प्रोपोजिशन की। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके सामने कुछ सेंटेंस बोला जाए तो आप उस सेंटेंस से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये प्रोपोजिशन है या नहीं है। ये सेंटेंसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम बेसिकली इन सेंटेंसेस की फॉर्म में, प्रोपोजिशन की फॉर्म में हम डाटा फीड करेंगे मशीन्स में, जिसकी बेस के ऊपर फर्दर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, वो कोई एक्शन लेगी, वो अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगी। अब यहाँ तक कहानी हमारी क्लियर हो गई, हमने प्रोपोजिशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। फर्दर आगे प्रोपोजिशन की 2 टाइप्स होती हैं। पहली जिसको बोलते हैं एटॉमिक प्रोपोजिशन, और दूसरी जो टाइप है उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन, या समटाइम इसको कंपाउंड प्रोपोजिशन भी बोला जाता है। अब अगर हम बात करें एटॉमिक प्रोपोजिशन की कि एटॉमिक प्रोपोजिशन क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं एक सिंपल, एक सादा सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उस एक सादा सिंपल सेंटेंस को हम एटॉमिक प्रोपोजिशन बोलते हैं। अगर मजीद इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई एक हमारे पास सेंटेंस है जो या तो ट्रू है या फॉल्स है, हम उसके मीनिंग को लूज किए बगैर अगर उसको ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो वो हमारा एटॉमिक प्रोपोजिशन कहलाता है। अब तक हमने जितने भी पढ़े ये सारे एटॉमिक प्रोपोजिशन ही हैं, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया द स्काई इज ब्लू, तो ये क्या है, ये एक एटॉमिक प्रोपोजिशन है। ये सारे एटॉमिक प्रोपोजिशन है, ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं और समझते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन को। कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन किसको बोला जाता है? जब हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को मिलाते हैं तो हमारे पास जो एक सेंटेंस बनता है बड़ा, उसको हम बोलते हैं जी कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन। जो कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन होगा वो भी या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। वो किस तरह से कहानी को समझना है। अब ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 हैं, इनको मैं मिलाता हूं। द टेम्परेचर इज अबव 32 एंड AC इज टर्न्ड ऑन, ठीक है जी। या तो ये ट्रू हो सकता है, ये वाला जो एक प्रोपोजिशन है, और ये दूसरा, ठीक है, या ये फॉल्स हो सकता है। ये भी या तो ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। तो इन दोनों को हमने मिलाया, जब ये दोनों मिल गए तो हमारे पास क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन। लेकिन इन दोनों को हम ऐसे नहीं मिला सकते। इन दोनों को मिलाने के लिए हमारे पास सम काइंड ऑफ कनेक्टर्स हैं, या हम बोल सकते हैं कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशंस बनाते हैं। वो कौन कौन से? वो 5 हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर पर है निगेशन, सेकंड नंबर पर है कंजक्शन, जिसको हम एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। आपको एंड का ट्रूथ टेबल भी आता होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स टू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। जैसा कि आप बोल सकते हो जैसे मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे होते हैं 1 0 की, वैसे उसकी आउटपुट होती है। उसके बाद है डिसजंक्शन,
जिसको हम और ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसी तरह से ये जो साइन है ये इफ देन का है, इसको हम इफ देन भी बोलते हैं, इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। समटाइम इसको कंडीशनल भी बोला जाता है, उसके लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। समटाइम बुक्स में कुछ इस तरह से भी इस एरो को जो है वो दिखाया गया हो सकता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद है इफ एंड ओनली इफ, जो 5th नंबर पर सिंबल यूज किया जाता है, यहाँ पर कनेक्टर यूज किया जाता है, इसको इस सिंबल से शो किया जाता है। या समटाइम बुक्स में कुछ इस तरह से भी जो है इस एरो को, ये जो 2 साइडेड एरो है, इसको दिखाया गया हो सकता है। इसको बाई कंडीशनल भी बोला जाता है। अब हमको इन सभी जो हमारे पास सिंबल्स हैं इनको बड़ी डिटेल में विद ट्रुथ टेबल्स जो है वो कवर करना है, क्योंकि एग्जाम में हमको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और विद एग्जांपल्स हमको प्रॉपर एक सिनेरियो को लेकर चलते हुए इन सभी जो सिंबल्स हैं इनको समझना है, इन सभी कनेक्टर्स को समझना है। वो किस तरह से, ट्रुथ टेबल कैसे आ गया जी? जैसे हमने ये देखिए यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द टेम्परेचर इज अबव 32 एंड, ठीक है जी, एंड के लिए ये हमने ये वाला साइन लगाना है। और जो हमारे पास एक प्रोपोजिशन होता है हम इनको डिफरेंट वेरिएबल्स से शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास है तो मैं इसके लिए p, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं q लिख सकता हूँ, कुछ भी आप जो है वो वेरिएबल इसके लिए यूज कर सकते हो। तो p एंड q, इसके हमारे पास बेसिकली क्या आउटपुट मिलेगी। एंड ऑपरेटर आपको पता है, अगर ये ट्रू है, फॉर एग्जाम्पल हमारी रियल लाइफ से अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो को देखें, द टेम्परेचर इज अबव 32 एंड द AC इज टर्न्ड ऑन, तो ट्रू ट्रू हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ट्रूथ टेबल इनके ड्रॉ करता हूँ, इन सब के यहाँ पर लिखता हूँ, और साथ में डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट प्रपोजिशन, कम्प्लेक्स प्रपोजिशन की हेल्प से हम पूरी कहानी को समझते हैं। सभी कनेक्टर्स के लिए मैंने ट्रूथ टेबल यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहले नंबर पर है यहाँ पर P बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है पहले प्रपोजिशन को, और Q रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड प्रपोजिशन को। यहाँ पर जितनी भी एग्जांपल्स हमने ली हुई हैं कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन के लिए, वहाँ पर हमारे पास 2 प्रपोजिशन ही है, मतलब 2 सेंटेंसेस से मिलकर जो है कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन बनाया गया है। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो आप कोई और वेरिएबल ले सकते हो, यहाँ पर P, Q, B, C कुछ भी ले सकते हो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 एक सेंटेंस में या एक कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन में 3 प्रपोजिशन होते, यानी 3 से मिलकर वो बनता, तो हम 2⁻³ मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं वो 8 बन जाते। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपल सी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन है उसकी हेल्प से इसको समझने जा रहे हैं। P और Q की हमको समझ लग गई। उसके बाद है हमारे पास कंजक्शन, उसका ट्रुथ टेबल है, जिसको एंड भी बोलते हैं, आपको ऑलरेडी ये पता होगा। और इसी तरह से हमारे पास है और, या जिसको डिसजंक्शन बोला जाता है, उसका जो है वो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ट्रुथ टेबल में। उसके बाद है जी हमारे पास इम्प्लीकेशन या इफ देन, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये जो सिंबल है ये है इफ एंड ओनली इफ का। अब याद रखिए कि हमारी जो बेसिकली इंटेंशन है, हमारा जो मोटिव है, हम समझ रहे हैं उस मेथड को जिसको यूज करते हुए हमको मशीन में नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है, हमने मशीन में डाटा को स्टोर कैसे करना है, ये हम समझ रहे हैं। और अगर एक से ज्यादा सेंटेंसेस होंगे मशीन के पास, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी, तो उनकी बेस पर मशीन कैसे कंक्लूड करेगी और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, कैसे डिसीजन मेकिंग करेगी, ये कहानी हम समझने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस लिखे हुए हैं, इन चारों को समझने के लिए, इन चारों कनेक्टर्स को समझने के लिए कि हम कहाँ कहाँ पर इनको कैसे यूज करते हैं मशीन्स में डाटा को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पर हम समझते हैं जी एंड को, या जिसको हम कंजक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 प्रपोजिशन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रपोजिशन बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया हुआ है यूट्यूब का, पहली एग्जाम्पल को समझने के लिए। अब यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो ये है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने चाहिए, और उसके साथ साथ 4000 जो है वो आपके वॉच आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। मतलब ये दोनों ही जब होंगे, दोनों ही ट्रू होंगे। अगर मैं 2 स्टेटमेंट्स में इसको लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड एंड 4000 वॉच आवर डन, जब ये दोनों ही ट्रू होंगे तब हम जो है वो एनेबल होंगे फॉर मोनेटाइजेशन।
या हम इसके लिए अहल होंगे, एलिजिबल होंगे मोनेटाइजेशन के लिए। तो एंड का आपको पता है कि एंड में या कंजक्शन में जब दोनों ही सेंटेंसेस ट्रू होंगे तो हमारा आउटपुट ट्रू होगा। अगर एक भी सेंटेंस या एक भी प्रोपोजिशन फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा। तो समझते हैं, ये है हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड, ये पहला प्रोपोजिशन है, इसको P से डिनोट किया गया है। और 4000 वॉच और कंप्लीटेड और डन, ये है हमारा सेकंड प्रोपोजिशन जिसको हमने Q वेरिएबल से जो है वो डिनोट किया हुआ है। अब अगर फॉर एग्जांपल पहले ये वाली कंडीशन को देखते हैं, ट्रू ट्रू 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड, ठीक है, 4000 वॉच आर डन, ट्रू, तो ऑटोमेटिकली मशीन जो है हमारी मोनेटाइजेशन जो है उसको एनेबल कर देगी, हमको ईमेल आ जाएगी कि आप क्या हैं, आप एलिजिबल हैं फॉर मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आया, ट्रू आया। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हम प्रोपोजिशनल लॉजिक को यूज करते हुए मशीन्स में नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड को हम कहाँ पर यूज करेंगे और कैसे जो है वो दिया जाता है मशीन को। उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड, ठीक है, दूसरे को देखते हैं, एंड 4000 वॉच आर नॉट डन। अगर ऐसा नहीं है कि दूसरा सेंटेंस जो है, दूसरा प्रपोजिशन जो है वो अगर फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स मींस फॉल्स, दोनों ही होने चाहिए। अगर एक भी नहीं होगा, एक भी सेंटेंस फॉल्स होगा तो हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। उसके बाद हम देखते हैं जी 1000 सब्सक्राइबर्स नॉट कंप्लीटेड, इस तरह से इसको समझिए, एंड 4000 वॉच आर डन, तो इसका भी जो आउटपुट है वो क्या होगा, वो फॉल्स होगा। लास्ट पर 1000 सब्सक्राइबर्स नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, इसको फॉल्स करते हैं, एंड 4000 वॉच आवर्स नॉट डन, ये भी फॉल्स, तो ऑब्वियसली तो फॉल्स ही है। मशीन जो है उस चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं तब तक करेगी जब तक दोनों ही क्या ना हो जी, ट्रू ना हो स्टेटमेंट्स। समझ आ गई जी बात की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, सिनेरियो को थोड़ा सा समझिए। फॉर एग्जांपल एक मशीन हमने लगाई किसी पार्टी के एंट्री गेट पर, और ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि अगर जो भी लोग एंटर होने आ रहे हैं तो दोनों में से अगर एक भी सेंटेंस ट्रू हो जाता है, प्रोपोजिशन ट्रू हो जाता है, तो उस बंदे को, उस पर्सन को आप जो है वो एंट्री दे सकते हो, आप उसको पार्टी में जाने दे सकते हो। वो कौन सा, वो बोलता है यू आर विद फैमिली, या तो आप फैमिली के साथ हैं, पहला प्रोपोजिशन, और यूअर एज इज अबव 35, या आपकी एज 35 से ज्यादा है। दोनों में से अगर एक भी सेंटेंस ट्रू होता है तो वो बंदा पार्टी गेट से जो है वो एंट्री ले सकता है, वो एंटर हो सकता है पार्टी में, ठीक है। हमको पता है कि जो और है, या जिसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं, ये बेसिकली जैसे प्लस वाला साइन होता है वैसे काम कर रहा है 0-1 में। ट्रू ट्रू फॉल्स की जगह आप 0-1 भी समटाइम लिखा हुआ होता है, तो इस बात को भी आपने याद रखना है। अब ये है हमारे पास P, और ये जो सेंटेंस है, प्रपोजिशन है, ये है फॉर एग्जांपल Q, ठीक है जी, जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है। अब दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो हमारा जो आउटपुट है, मशीन है, वो अलाउ कर देगी कि ठीक है आप गुजर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यू आर विद फैमिली, ट्रू, यूअर एज इज अबव 35, व्हेन बोथ प्रपोजिशंस आर ट्रू, तो आउटपुट हमको मिली ट्रू। यू आर नॉट, सॉरी चलें पहले, यू आर विद फैमिली, यू आर विद फैमिली, यूअर एज इज नॉट अबव 35, कोई मसला नहीं है, ये और बोलता है कि इसको जाने दो, ठीक है। मशीन को हमने और की मदद से सिखाया हुआ है, नॉलेज रिप्रेजेंट किया हुआ। यू आर नॉट विद फैमिली, यूअर एज इज अबव 35, ओके, ये तो सेंटेंस हमारा ट्रू है, इसको गुजरने दो जी, ठीक है। इसी तरह से यू आर नॉट विद फैमिली एंड यूअर एज इज नॉट अबव 35, तो दोनों जो है हमारे पास फॉल्स आ रहे हैं, तो आपको एंट्री नहीं मिल सकती, आउटपुट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बेसिकली हम मशीन को सिखा रहे हैं इन सेंटेंसेस के जरिए कि इनकी बेसिस के ऊपर आप कैसे जो है कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो, कैसे हमको आउटपुट प्रोवाइड करते हो, ठीक हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो है हमारे पास इफ देन, जिसका सिंबल ये हम यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा सिनेरियो को समझना है। सिनेरियो क्या है, सिनेरियो एक रूम का है, हम ये चाहते हैं कि इफ़ टेम्परेचर इज़ अबव 35, ठीक है जी, ये हमारा पहला प्रपोजिशन, सॉरी 35 बोल रहा हूँ, 32, इफ़ टेम्परेचर इज़ अबव 32 देन AC टर्न ऑन, तब AC जो है वो टर्न ऑन होना चाहिए,
ठीक है, मशीन को ये चेक करना है। अगर कोई फॉल्ट है तो मशीन हमको फॉल्ट जो है वो बताएगी। अगर तो टेम्परेचर 32 से ज़्यादा है तब एसी टर्न ऑन होना चाहिए। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसके ट्रुथ टेबल को समझना है। ये सिर्फ तभी फॉल्स होगा जब P ट्रू होगा, Q फॉल्स होगा, P ट्रू और Q फॉल्स होगा तभी फॉल्स है, बाकी जो है ये ट्रू है। इसको याद भी रखना है आपने। बाकी थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने इसी तरह से इसको जो है वो कंक्लूड करना है। ये है हमारा P, ये है हमारा Q। सबसे पहले टेम्परेचर इज अबव 32, AC इज टर्न ऑन, ट्रू ट्रू, ओके जी, ठीक है, एसी ठीक काम कर रहा है। मशीन हमको ये बता रही है कि एसी ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका काम ये नहीं है कि इसने एसी को चलाना है। थोड़ा सा सिनेरियो को समझिए। ये बेसिकली हमको बता रही है कि हमारी कंडीशन के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक, पहली कंडीशन तो ठीक है। इफ टेम्परेचर इज अबव 32, ठीक है जी, टेम्परेचर इज अबव 32, ठीक है जी, ये ट्रू है। इस स्टेटमेंट फिलहाल के लिए ट्रू है। एसी टर्न ऑन, यहां पर हम इसको फॉल्स करें तो हम इस तरह से बोलेंगे एसी नॉट टर्न ऑन। अब देखिए जो टेम्परेचर है वो भी 32 से ज्यादा है लेकिन एसी टर्न ऑन नहीं हुआ। इट मींस यहां पर प्रॉब्लम है, वो बोलेगा फॉल्स। मतलब हमको वो बता रहा है कि एसी में कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम है, या तो एसी खराब है या लाइट नहीं है, जो भी मसला। अब देखिए अगली कंडीशन, टेम्परेचर इज नॉट अबव 32, एसी इज टर्न ऑन। ठीक है, अब क्या हुआ, एसी जो है वो ऑन हो चुका है जबकि टेम्परेचर हमारा जो है वो 32 से अबव नहीं है। मतलब कोल्ड में ही वो ऑन हो गया। ठीक है, कोल्ड और यहां पर ऑन। अब यहां पर ट्रू होगा क्योंकि एसी हमारा ट्रू हो गया। वो बोलता है ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एसी को किसी ने मैन्युअली ऑन कर दिया हो। ठीक है जी, क्योंकि वैसे तो ऑन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जी टेम्परेचर इज नॉट अबव 32, ठीक है जी, फॉल्स। एसी इज नॉट टर्न ऑन, दोनों ही फॉल्स हैं तो इसका आउटपुट फॉल्स। मतलब हमारा जो एसी है वो आइडल कंडीशन में है, वो ठीक काम कर रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका जो है वो आउटपुट मैंने यहाँ पर लिखे हुए, ये है जी हमारे पास ट्रू फॉल्स फॉल्स, सॉरी यहाँ पर फॉल्स फॉल्स का आउटपुट ट्रू आएगा। मैंने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया गलती से, प्लीज इसको थोड़ा सा आपने देखिए, दोबारा से देख लेते हैं। टेम्परेचर इज नॉट अबव 32, ठीक है जी, ये हो गया फॉल्स। एसी इज नॉट टर्न ऑन, तो ये भी हो गया फॉल्स। ठीक है जी, इट मीन्स ये ट्रू है, हमारा काम ठीक हो रहा है, मशीन हमारा काम ठीक कर रही है। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फॉल्स फॉल्स ट्रू हमेशा होगा इन दोनों ही सूरतों में, ये जो इफ देन है और इफ एंड ओनली इफ में। नेक्स्ट को हम समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन है वो कहता है यू एंटर्ड करेक्ट पिन इफ एंड ओनली इफ द एटीएम ग्रांट एक्सेस। ठीक है, अगर आप एटीएम पर जाते हो, आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हो तो आपको तभी ग्रांट एक्सेस की जाएगी अगर आप करेक्ट पिन इंटर करोगे। अगर आपका पिन अनमैच होगा तो आपको ग्रांट एक्सेस नहीं की जाएगी। तो इसको हम क्या कर लेते हैं जी, ये है हमारे पास एंटर करेक्ट पिन। ठीक है, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये है P और उसके बाद ग्रांट एक्सेस या एटीएम ग्रांट एक्सेस जो है इसको हम कर लेते हैं जी Q। ठीक है, ग्रांट एक्सेस या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। चले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले नंबर पर ये है जी हमारे पास P और Q और ये हमारे पास आउटपुट इसकी लिखी हुई है। चले यहाँ से समझ लेते हैं। आप गए जी, आपने इंसर्ट किया, ठीक है जी, जो पिन है वो आपका ट्रू है, आपको एक्सेस भी क्या दे दी, उसने दे दी, मतलब एटीएम ग्रांट एक्सेस। ठीक है, ओके जी, ये हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। आपने जो पिन है वो ठीक इंटर किया, ठीक है जी, इंटर्ड करेक्ट पिन, और उसके बाद जो एटीएम है वो आपको एक्सेस नहीं दे रहा, इट मींस यहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसका आउटपुट हमको मिलेगा फॉल्स। ठीक है जी, उसके बाद आपने इंटर क्या किया जी, पिन गलत कर दिया और आपको एक्सेस मिल गई, मशीन ने एक्सेस दे दी, इट मींस यहां पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये इसका आउटपुट भी क्या मिलेगा आपको, फॉल्स। अब अगर आप जो पिन है वो भी रॉन्ग इंटर कर रहे हो और आप जो है इसका जो आपको एटीएम है उसने भी आपको एक्सेस नहीं दी, इट मींस ये ठीक काम हो रहा है, इसका आउटपुट आपको मिलेगा ट्रू।
तो यहां पर वो बोल रहा है यू इंटर्ड करेक्ट पिन इफ एंड ओनली इफ द एटीएम ग्रांट एक्सेस। ठीक है, अगर आप करेक्ट पिन इंटर करोगे तो ही जो है आप को जो है वो एटीएम एक्सेस ग्रांट करेगा। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा सा समझाऊं। आपने हमारे मोटिव को समझना है। मोटिव ये है कि हम समझना चाह रहे हैं कि कैसे मशीन को हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं कि वो उसकी बेस के ऊपर जो है वो चीज़ों को समझे। इसके अलावा बहुत सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, मुझे पता है इससे आसान एग्जाम्पल्स भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखूँ। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप कुछ 3-4 कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन की जो एग्जांपल्स हैं उनको आप ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, और जहां पर आपको समझ नहीं आई वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।